हाय, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए पिछले सारे वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने फिजिक्स क्लास 10 का पार्ट 4, ठीक है, फिजिक्स क्लास 10 का पार्ट 4 लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। कल हम लोगों ने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि गोलीय दर्पण जो है किसी एक खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी एक खोखले गोले का भाग होता है और उसी के एक हिस्से को काट कर जो है इसको कलर किया जाता है। इसी चीज को देखा था हम लोगों ने। तो आज हम लोग इसी गोलीय दर्पण में जो है कुछ पद है, कुछ बिंदुएं हैं जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि जैसे ये खोखला गोला है, खोखला गोला है, तो इस खोखले गोले को जैसे मैथ में हम इसको सर्किल मानते हैं। सर्किल यानी वृत्त है। ये वृत्त का जो है एक केंद्र होता है, ठीक है, एक सेंटर होती है, केंद्र, ठीक है। और इसी के एक हिस्से को कट करके जो है क्या किया गया, दर्पण बनाया गया। क्या बनाया गया, दर्पण। तो इसी के एक हिस्से को पेंट करके, कलर करके, रस्तित करके जो है दर्पण बनाया गया। और तो यहां से अब देखा जाए तो ये इसके सीधे एक रेखा को अगर खींचा जाए तो बिल्कुल सीधा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटर है। ये दर्पण का मध्य भाग हो गया जिसे हम बोलेंगे ध्रुव, ठीक ना। दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहा जाता है। ये आपका सेंटर है जिसे बोला जाता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये जो बीचों बीच जो रेखा खींची गई है इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष, ठीक है। अब देखिए, तो ये आपका हो गया दर्पण। तो दर्पण के मध्य बिंदु को यानी कि आधा इधर आधा इधर, तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इसे जो है वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी कि ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, ठीक है ना। ये दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। दर्पण के केंद्र और दर्पण के ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी के केंद्र को, है ना, उसी के केंद्र को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है ना। वक्रता केंद्र का जो डिफिनेशन है वो दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण
जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसे जो है एक सी के द्वारा, ठीक है ना, एक वर्ड इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, सी द्वारा सूचित किया जाता है, तो समझ में आ गया होगा। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे जो है किसके द्वारा, सी के द्वारा, सी के लिए इसे सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर, इसका पहला अक्षर सी है, इसलिए इसको जो है सी द्वारा सूचित किया जाता है, इसके सी द्वारा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं ध्रुव की। ठीक है ना, ये ध्रुव यानी पोल, तो ध्यान दीजिएगा। तो ध्रुव, इसका डिफिनेशन कहते हैं किसे का, तो ध्रुव कहता है दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु, यह दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, या दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, ठीक ना, दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। अथवा में हम यह भी परिभाषा दे सकते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, अब ध्यान देना है कि कहता है दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, अथवा में हम बोल सकते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे जो है P द्वारा सूचित किया जाता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। हमारा अगला पॉइंट आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए, तो ध्यान दीजिए, अब बात आती है मुख्य अक्ष की। ठीक ना, ये मुख्य अक्ष, तो इसका परिभाषा मैंने पहले भी आपको बताया था कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव और
दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक ना। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या इसे प्रधान अक्ष भी कहते हैं, या इसे प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। ठीक है, यह मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, बात समझ में आ रही है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इसी रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, चलिए तो अब हमारा अगला पॉइंट है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, एपरेचर ऑफ मिरर, एपरेचर ऑफ मिरर। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, अथवा इसका एक और तरीके से इसका जो है परिभाषा हम दे सकते हैं, वो है कि दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है उसे दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, दर्पण का द्वारक, यानी दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, अथवा हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है। दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, उसे दर्पण का द्वारक कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है। लास्ट पॉइंट है हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि वक्रता त्रिज्या तो मैंने यहां शो किया नहीं है। यह आपका मुख्य अक्ष है, यह आपका वक्रता केंद्र है, यह आपका ध्रुव है। अब देखिए, यहां से वक्रता केंद्र से लेकर के
दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता केंद्र से लेकर के दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, बात समझ में आई। दर्पण के केंद्र से दर्पन के ध्रुव तक की दूरी को जो है वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये त्रिज्या है। जैसे एक सर्किल में कोई किसी भी वृत्त में यहां से यहां तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, यहां से यहां तक की दूरी को व्यास कहा जाता है। ये चारों तरफ ये परिधि है, ठीक ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये सेंटर है और सेंटर से यहां यानी दर्पण के ध्रुव से इस केंद्र तक की दूरी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या, तो दर्पण, इसका डिफिनेशन होता है दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उसके त्रिज्या को, खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे जो है R से सूचित किया जाता है, इसे R से सूचित किया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, तो ये दर्पण जो है इसी खोखले गोले का भाग है। ठीक है, तो इसी खोखले गोले का भाग है। उस गोले की त्रिज्या को, ये गोला जो है इसकी त्रिज्या यानी केंद्र से लेकर के यहां तक की दूरी, तो ये है ना, त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। हाँ, और इसे जो है R से सूचित किया जाता है। ये रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, तो इसका पहला अक्षर R होता है, तो ये R से सूचित किया जाता है। अब इन सारे पॉइंट को जो है एक फिगर के माध्यम से समझ लेना जो है वो अच्छा होगा। तो देखते हैं इन सारे पॉइंटों को एक फिगर के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो मैंने एक अवतल दर्पण बनाया है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, इसके बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा यहां आपका P हो जाएगा। P मतलब ये आपका ध्रुव हो गया। ठीक है, ये ध्रुव है। उसके बाद यहां आपका ये C हो जाएगा। ये तो एक खोखले गोले का भाग होगा, उसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, कहीं ना कहीं तो उसका ये सेंटर होगा यानी केंद्र होगा। तो इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपका मुख्य फोकस हो गया, मुख्य अक्ष। ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपका ध्रुव हो गया। दर्पण की चौड़ाई को, यहां से यहां तक की रेखा को जो है इसको बोला जाता है दर्पण का द्वारक। ठीक है, यहां से यहां तक की यानी दर्पण की चौड़ाई को जो है क्या बोला जाता है, दर्पण का द्वारक। ये आपका ध्रुव हो गया। और यहां से यहां तक की रेखा, ये R कहलाता है। R मतलब वक्रता त्रिज्या। ठीक है, बात समझ में आ गई।
तो इसको जो एक फिगर के द्वारा भी हम लोगों ने समझ लिया। इसको ध्रुव कहा जाता है। सी आपका वक्रता केंद्र है, या दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। यहां से यहां तक की दूरी को, यानी कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव और सी तक के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यह आपका था दर्पण में उपस्थित सारे बिंदु हैं, जिसको हम लोगों ने अभी जाना। चलिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मुख्य फोकस। फोकस, प्रिंसिपल फोकस, FOCUS, मुख्य फोकस। तो ध्यान दीजिएगा कि अब बात करेंगे हम लोग दर्पण में उपस्थित मुख्य फोकस की। तो इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होती है या कटती हुई मालूम पड़ती है, उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसको देखते हैं कि आखिर कैसे, है ना। तो दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, सबसे पहले जो हम लोग दर्पण बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देखते हैं, ठीक है ना। यह आपका P हो गया। तो कहता है दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, ये प्रधान अक्ष है, इसी के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें, यहां C होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये दर्पण पे पड़ रहा है, यहां से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है,
या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर अभिसरित होता हुआ प्रतीत होता है उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहते हैं, उसे उस बिंदु का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कि जितनी भी प्रकाश की किरणें हैं वो सारी किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद वो एक बिंदु फोकस पर, ठीक है, वो एक बिंदु फोकस पे, एक बिंदु पे आकर के मिल जाती है। तो यही बिंदु जो है आपका क्या हुआ, मुख्य फोकस। इसी बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि यही एक पॉइंट है कि ये जो बिंदु है और ये ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी, अब यानी कि अब आ जाता है आपका अगला पॉइंट मुख्य फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब बात करते हैं हम लोग फोकस दूरी की। तो ये इसी फिगर में देखिएगा कि दर्पण के ध्रुव से एफ तक की, है ना, दर्पण के ध्रुव और फोकस, है ना, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को यहां लिखेंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी कहा जाता है। इसे एफ द्वारा, छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, है ना। इसे जो है एफ द्वारा सूचित किया जाता है, यानी छोटी एफ के द्वारा, छोटी एफ के द्वारा। और मुख्य फोकस को जो है बड़ी एफ से, है ना, मुख्य फोकस को बड़ी एफ से सूचित किया जाता है और फोकस दूरी को छोटी एफ से। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। मुख्य फोकस को बड़ी एफ से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है, और फोकस दूरी को छोटी एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये फिगर हम लोगों ने किसमें, अवतल दर्पण में देखा था। अब थोड़ा हम लोग यही फिगर यानी कि फोकस का बनाना, फोकस यानी कि मुख्य फोकस को हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे। उत्तल दर्पण का फिगर इस प्रकार से बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां से प्रकाश की किरण जो है वो अब दर्पण के अंदर जो है ये डॉट डॉट करके अंदर जाएगी। ठीक है, अब इसी के समानांतर यानी प्रधान अक्ष के समानांतर ही आ रही प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें। ठीक है, तो अब ध्यान देना है कि ये इसका परावर्तक सतह तो इधर है, बाहर है, तो इस पे जितनी भी प्रकाश की किरणें आएगी वो इधर ही परावर्तित हो जाएगी, इधर ही परावर्तित हो जाती है। तो जब इधर ही परावर्तित हो जाती है तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके जितने भी प्रकाश की किरणें हैं इसको जो है डॉट डॉट से पीछे बढ़ाया जाता है। डॉट डॉट से पीछे बढ़ाने के बाद ये प्रकाश की किरणें, ठीक है, प्रधान अक्ष को एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटती है ना। वही बिंदु जो है आपका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। ठीक है,
ये आपका अवतल दर्पण में था और ये आपका उत्तल दर्पण में है। तो ये यहां जो है प्रकाश की किरणें अभिसरित होती हुई यानी दूरस्थ बिंदुओं से एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था, दूरस्थ बिंदुओं से एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था। और यहां क्या होता है कि एक बिंदु से वो बाहर निकलता हुआ, यानी यहां अभिसरित होता हुआ प्रतीत हो रहा था, यहां अपसरित होता हुआ। ये क्रिया जो है एक बिंदु से जब प्रकाश की किरणें बाहर निकलती है, निकलता हुआ प्रतीत होता है, तो उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश के किरणों का अपसरित होना। ठीक है, अपसरित होना। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को, ठीक है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को, है ना, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है ना, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देती है, प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देती है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश के किरणों को अपसरित कर देती है। ठीक है, तो अब जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा कि दर्पण के फोकस दूरी। ठीक है, दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, यानी दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। दर्पण के फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R। F और R के बीच जो है संबंध, है ना, इसके बीच जो है इसके रिलेशन RELATION, है ना, दोनों के बीच जो है F और R के बीच जो है रिलेशन को हम लोग देखेंगे, है ना, वो हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपका जो है पार्ट 4 था, है ना। आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग जो है हमारे वीडियो का वॉच करें, घर में बैठकर आप लोग स्टडी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको पिछले वीडियो में भी आप लोगों को मैंने आपको कहा था कि आप लोग जो है क्लास 10th के जितने भी छात्र हैं उसको जो है हमारा वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें, उसे बताएं, उसे कहें। ठीक ना, तो मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो पार्ट 5 में। धन्यवाद।